नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। जी हाँ, आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। किन बच्चों के लिए? बहुत सारे बच्चे, जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया, मैसेज भी कर रहे थे कि सर हमारे पास, हम सीतामढ़ी या मतलब जिस जगह बड़े बड़े शहर में नहीं जा सकते, वो अपने शहर में ही, मतलब खासकर गर्ल्स वगैरह में प्रॉब्लम है कि वो उनके पास, जिनके पास जो गरीब घर में होते हैं उनके पास दो बच्चों में से चुनना होता है किन्हें भेजे किन्हें ना भेजे। तो वहां पर बच्चे लोगों को पढ़ाई में बड़ी समस्या होती थी। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे समस्या बहुत सारे सेक्टर्स में होती है। तो उनको ध्यान में रख करके बच्चे लोग आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं। जी हाँ, जिस कोर्स का नाम है आरंभ बैच। इस कोर्स में क्या है, कैसे है, कहाँ मिलेगा, कितना देर तक की इसकी लेक्चर चलेंगे और कब कब आएगी, क्या क्या इसके अंदर है, सारी जानकारी मैं आपके सामने देने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपके पास अगर आ, ये चीजें आ रही है तो आप इनका फायदा उठाइए और प्लस उन बच्चों को भी ये जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे लोगों के साथ भी, अगर ये हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनकी आप जरूर मदद करें। वहां तक पहुंचेगी तो वो बच्चे के पास भी अच्छा मार्क्स आएगा और आपको थैंक यू बोल के जाएंगे। ठीक है? तो खैर, जानकारी, क्योंकि देखिए बच्चे लोग, अगर जानकारी का अभाव हो तो कई लोग अच्छे मौका से चूक जाते हैं, बट अगर कोई उनकी हेल्प कर दे, अगर कोई उनकी हल्की सी मदद कर दे, तो वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जैसे कि आप अभी हो, कभी आपको करियर में गाइडेंस की आवश्यकता हो और कोई आपको सही गाइडेंस कर दे, तो उसके बाद आपके जो 4 साल 5 साल अगला जो आप करने वाले हो, वो आपके लिए जितना आप कम कर सकते हो तो उससे कई गुना अधिक कर पाते हो, सिर्फ और सिर्फ सही संपर्क और जानकारी के कारण। तो किसी बच्चों को अगर ये आवश्यकता है, हिंदी मीडियम से किसी को आप जानते हो, तो उन्हें आप शेयर कर दो। ठीक है? तो खैर, अभी मेरे पास सवाल है कि क्लास 12 के वह बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, और खासकर वो अगर वो हिंदी माध्यम से है, जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर वो हिंदी माध्यम से है और वो स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि पूरा कोर्स करे, तो पूरा कोर्स आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस बैच का नाम है आरंभ बैच। सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है? तो आपको क्वालिटी लेक्चर मिलेगा, जी हाँ, एकदम एकदम टॉप लेवल तक का लेक्चर मिलेगा, जो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा कि हाँ, ये चीज ऐसा काहे हो रहा है। पढ़ाई दो तरह की होती है, एक सूरज से पूरब से उगता है, पश्चिम से पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो ये एक तरह की बात हुई। और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है, न सूरज उगता है न डूबता है, बल्कि धरती गोल गोल घूमती है, तो ये दूसरी तरह की कहानी हुई। तो बच्चे लोग, क्वालिटी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। रटने के बजाय आपकी हर चीज की महीन बारीकी समझाया जाएगा इस क्वालिटी वाले लेक्चर में। उसके बाद एनसीईआरटी का बुक फॉलो करवाया जाएगा। जी हाँ, एनसीईआरटी का बुक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक होगा। तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी लगेगा ऑफलाइन की तरह आप पढ़ रहे हैं। आपको अपना किताब खोलकर वहां रखना है, एनसीईआरटी का बुक आपको ले लेना है अगर आप इस कोर्स से ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद नोट्स मिलेंगे। हाँ जी, नोट्स कहाँ मिलेंगे सब बताऊंगा, पर आपको नोट्स मिलेंगे। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का भी संग्रह आपको मिलेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरी जो कहानी है, मेरी जो तैयारी है, वो किस लेवल तक पहुंची है। क्या इस लेवल तक पहुंची है कि मैं, जो अगर 2024 में एग्जाम दे रहा होता, 2023 में एग्जाम दे रहा होता, तो 2025 में भी अगर मैं एग्जाम दूंगा तो क्या मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? इसी चीज को आप एक तैयारी से पकड़ सकते हो। किस चीज की मदद से? पीवाईक्यू की मदद से। अब स्टडी पैकेज, जी हाँ, क्वेश्चन बनाने के लिए अभी एग्जाम के पैटर्न में बहुत कुछ बदला है। तो अगर आप पुराने पढ़ाई के तरीकों पर चलोगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा बट उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट इसी चीज को हमने ध्यान में रखकर अपने स्टडी पैकेज को बड़ी मेहनतों और गहराई के साथ आपके लिए बनाया है, और आपके साथ वो शेयर भी होगा। तो आप स्टडी पैकेज भी आपको मिल जाएगा, और इसकी मदद से आप फिजिक्स में 95 नंबर से प्लस लाने के लायक बन जाओगे। मतलब 70 नंबर के थ्योरी में आप 65 प्लस में आपको दिलवा दूंगा, अगर आप 30, अगर आप डेली क्लास कर रहे हो तो। और अगर आप 30 नंबर अगर आप उठवा लेते हो अपने प्रैक्टिकल में, तो 95 96 क्रॉस आपका जाएगा। ठीक है? तो खैर बच्चे लोग, सबसे पहला सवाल है कि क्या ये कितने बजे आएगा? तो 7 बजे शाम को आएगा। कहिएगा कहाँ पर आएगा और ये सब कहाँ मिलेगा? तो देखो बच्चे लोग, एक तो आपको सबसे पहले, एक तो हमारा यूट्यूब पे मिलेगा आपको, यूट्यूब, यूट्यूब और उसके बाद टेलीग्राम। इस दो चीजों पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी लिंक है, चाहे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको ये सारा कुछ, यूट्यूब और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ बुक्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे। बट ये अलग अलग की चीजें हो गई। अगर आप चाहते हो कि हमें एक साथ सारी चीजें मिले, तो एप्लीकेशन, जी हाँ, आपको न्यूटन फिजिक्स का एप्लीकेशन अभी डाउनलोड मत कीजिए, बिल्कुल कल और परसों जैसे ही आएगा मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा और उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। वहां से जाकर आप इसे आराम से सब कुछ डाउनलोड कर करके सिस्टमेटिक टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को देख सकते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या सर इसकी कुछ फीस भी देनी होगी? नहीं, अभी आपको इसकी कोई गुरुदक्षिणा नहीं देनी है। आपकी सबसे बड़ी, आपके लिए सबसे पहली बात, ये फ्री है। जी हाँ, अभी आपके लिए फ्री है। जब आप एक ही काम करो कि भैया पढ़ो और इससे पढ़कर बेनिफिट उठाओ, और अगर आपको लगे कि आपको बेनिफिट हो रहा है,
तो बस अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, बस यही आपकी फीस हो गई। तो बच्चे लोग ये हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर है। टेस्ट भी आपको होगा, तो टेस्ट बच्चे लोग एक तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे होगा, तो वहां भी आके आप दे सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन सेंटर पे देना चाहते हैं तो आपके हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर भी मैं आपको टेस्ट लगा दूंगा और रिवीजन टेस्ट भी लगा दूंगा, सारे टेस्ट लगा दूंगा, ताकि आप हर संडे को अपने आप को घर बैठे ही खुद को आप एक बार रिवीजन के लिए, खुद को एग्जाम के लिए तैयार कर सके, हर चैप्टर वाइज चैप्टर। तो ये आपकी कोर्स की पूरी जानकारी थी। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया है, और ये बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, कोई भी बोर्ड का लड़का कर सकता है, सब में क्वेश्चन सिमिलर ही होता है, बट स्पेशल अगर मैं देखूं तो बिहार बोर्ड को ध्यान में रख के हम लोगों ने इसे बनाया, बाकी बोर्ड भी पढ़ लेते हैं, सबका वही रहता है, ठीक है। तो खैर बच्चे लोग, मूल सिद्धांत वही होता है सबका। तो बच्चे लोग, अब सवाल आता है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर इस कोर्स में कोई बच्चे लोग अगर रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर या आप उसके नंबर पे आप व्हाट्सएप वगैरह करके हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ आज हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो खैर, तो बच्चे लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्लास 12 की चालू करनी चाहिए पढ़ाई, उससे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको सिलेबस का जानना जरूरी है। जी हाँ, हमें कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ अंत करनी है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे आप कोई बड़े रास्ते पर निकलते हैं तो आपके पास एक मैप चाहिए ना, कि हमें क्या क्या और कहाँ कहाँ ठहराव चाहिए, कहाँ कहाँ हमें जाना है। जैसे अगर आप वो ठहराव ना हो आपको पता, तो आप भटक भी सकते हो। इसी प्रकार जब आप दिल्ली जाते हो, ट्रेन में बैठते हो, तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेशन पे गाड़ी रुकने वाली है और कौन कौन स्टेशन आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप अपना पूरा जी जान लगाइए और ध्यान से, पहले मैं आपको ढंग से पूरी सिलेबस को आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली बात, हमें सिलेबस का निर्माण कैसे हुआ, सिलेबस बना कैसे, उस चीज को पहले मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, जी हाँ, उसके नाम सुन लीजिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया? पतंग उड़ाना चालू किया। तो जब वो पतंग उड़ाना चालू किया, तो उनको पतंग उड़ाते वक्त में उसके हाथ में लगा झटका, बिजली का झटका। किसका झटका? बिजली का। और जब इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया, थोड़ा सा खोजना चालू किया, तो उनको पता चला कि भाई साहब, जो चीज हमें ऐसा करवा रही है उसका नाम है चार्ज। जी हाँ, वो कौन सा चीज है जो आपसे ये सारा काम करवा रही है? इसको आवेश बोलते हैं हिंदी में। आवेश के कारण उसको झटका लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिजिक्स में सबसे पहले बात हम किसके बारे में पढ़े? आवेश के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े? आवेश के बारे में पढ़े। तो बोला कि ठीक है, आवेश के बारे में पढ़ लीजिए। तो पता चला कि आवेश दो तरह से काम करता है। एक कैसा? जब एक आवेश रुका हुआ हो, स्थिर, और एक जब आवेश चल रहा हो, जिसको गतिमान कहते हैं। गतिमान, जब एक बार आवेश स्थिर हो और एक बार आवेश गतिमान हो। तो कोई आपसे पूछेगा आवेश कब स्थिर होगा और कब गतिमान होगा, इससे कुछ डेमो, कुछ एग्जांपल है आपके पास? बिल्कुल है। आप ध्यान से सोचिए कि अगर आप एक बैलून पर अपने बाल से ऐसे रब करते हैं, तो उस बैलून पे चार्ज जाता है और बैलून पर ही रह जाता है, क्योंकि बैलून बना होता है रबर का और रबर होता है कुचालक। तो जो चार्ज, जो आवेश तुमने उस बैलून पर दिया, वो वही के वही रह गया। तो मतलब वो कौन सी अवस्था में रह गया? स्थिर अवस्था में। लेकिन जो करंट दौड़ती है, जो बिजली दौड़ती है उसके अंदर, तार के अंदर, तो बताइए वो जो बिजली दौड़ रही है, तो उस बिजली में जो आवेश है वो रुका हुआ है कि गतिमान है? तो कहिएगा नहीं सर, उस तार के अंदर जो आवेश है वो गतिमान है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं गतिमान। तो पकड़ के चलिए कि हम लोगों को 2 यूनिट पढ़ने हैं। किसके बारे में पढ़ने हैं? आवेश के बारे में। कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। और कौन सी अवस्था में? गतिमान अवस्था में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत, और एक को बोलते हैं गतिमान। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? स्थिर के बारे में। किसके बारे में? स्थिर वैद्युत की। क्या बोलते हैं इसको बउआ? स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या बोलते हैं बउआ? स्थिर वैद्युत की। एक बार रुका हुआ रहेगा, एक बार चल रहा होगा। तो पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? रुका हुआ। तो स्थिर वैद्युत की के पढ़ने के 2 तरीके, यानी आप वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैद्युत आवेश के बारे में आप 2 तरह से पढ़ सकते हैं। कौन कौन से तरह से? तो पहला को बोलते हैं दिशा के साथ, और दूसरा को बोलते हैं बिना दिशा के। जब दिशा के साथ पढ़िएगा तो उसको सदिश कहते हैं, और जब बिना दिशा के पढ़िएगा तो उसको अदिश कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे 11th क्लास में, ठीक है।
वैसे 11 का लेक्चर भी आ रहा है, तो आप वहां पर भी इसको आप चाहे तो ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया दिशा के साथ पढ़िएगा तो सदिश, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आवेश के बारे में। किसके बारे में? तो आवेश के प्रभाव को अगर तुम दिशा के साथ देखोगे तो इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर पहला। और अगर इसी आवेश के प्रभाव को अगर बिना दिशा के चेक करोगे तो वो बन जाता है दूसरा चैप्टर। तो कई लोगों को लगता है कि ये दोनों चैप्टर अलग अलग है। अलग अलग नहीं है। तुम इस दोनों चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हो? आवेश के प्रभाव के बारे में। लेकिन एक आवेश का प्रभाव दिशा के साथ पढ़ना है और एक आवेश का प्रभाव बिना दिशा के पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप बिना दिशा के पढ़ोगे तो दूसरा चैप्टर, और दिशा के साथ पढ़ोगे तो पहला चैप्टर। दिशा मतलब डायरेक्शन की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो अब बउआ, पहले चैप्टर का यहाँ पे मैं नाम लिख दूं तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का नाम है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दूंगा, उसको बोलता हूं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर वैद्युत आवेश के बारे में दिशा के साथ अगर आप उसका प्रभाव जानना चाहते हो तो पहला चैप्टर। अगर बिना दिशा के प्रभाव जानना चाहते हैं तो अगला चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। जी हाँ, वैद्युत विभव तथा धारिता। धारिता, ये दूसरा चैप्टर आपका हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने दो चैप्टर देख लिए कि भैया हमको किसके बारे में पढ़ना था, तो आवेश के बारे में पढ़ना था। तो अगर दिशा के साथ पढ़े तो पहला चैप्टर, बिना दिशा के साथ पढ़े तो दूसरा चैप्टर। अब सवाल है, यदि आपका आवेश गतिमान हो जाए तो? स्थिर वाली कहानी तो आपने देख ली, अब किसकी वाली कहानी? गतिमान। तो अगर आपका आवेश गतिमान होगा प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका तीसरा चैप्टर। और तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? तो तीसरा चैप्टर का नाम है बच्चों, आप लोग नोट भी करते चले जाएंगे चाहे तो रोक करके वीडियो को, या एक बार पढ़ लीजिए, लास्ट में नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं वैद्युत धारा। कौन सा धारा? वैद्युत धारा। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आपको ये नोट करना है, आपको नोट उट सब नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो सिर्फ हम मेहनत नहीं करने वाले हैं, आपसे भी मेहनत करवाएंगे। क्योंकि भले ही ऑनलाइन चल रहा है लेकिन आपको ऑफलाइन वाला फील आएगा। क्यों? आपको बैठना है, नोट करना है, जैसे क्लास में करते हो। ये नहीं कि खा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अभी टाइम ना मिले बाद में कर लीजिएगा, बट नोट कर लीजिएगा, खुद के हाथों से नोट कीजिए, वही आपका हैंड रिटन नोट्स है। तो इतना सुकुमार नहीं बनिए, क्योंकि आप मेहनत कीजिएगा, अभी आप मेहनत कीजिएगा तो आगे उसका फल आपको मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा। इसीलिए मेहनत करने का आदत डालिए बच्चों। तो यहाँ पे तीसरा चैप्टर हमारे पास बन गया। अब चौथा चैप्टर की बारी आती है। ठीक, तो चौथा चैप्टर कैसे बना जरा समझिएगा। क्या हुआ कि जब करंट जा रहा था किसी वायर में, पहले बोला था कि एक बार रुका हुआ रहेगा और एक बार चल रहा होगा। तो मान के चलिए रुका हुआ वाला तो समझ में आ गया कि बैलून पे रुका रहेगा। पर मान लीजिए कि अगर आपका आवेश दौड़ रहा है, तो पता है जब किसी तार पर से आवेश दौड़ता है तो वहां पे ऑर्स्टेड साहब ने यह बात खोज दिया कि अपने चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करके निकलता है। अगर किसी तार से करंट दौड़ रहा है और वहां पे आप एक कंपास रखिए तो वो कंपास हिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी तार से विद्युत धारा जा रही है तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को लेकर घूमता है। कौन से क्षेत्र को लेकर घूमता है? चुंबकीय क्षेत्र को लेकर घूमता है। तो इससे ये बात क्लियर होती है प्यारे बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई साहब विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर सकता है, तो बोलिएगा चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। तो हमारे पास अगला चैप्टर का जो निर्माण होता है वो कुछ ऐसा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर 4, और इसको पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव।
इंग्लिश भी लिख देते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी चैप्टर ऐसे ही फालतू में नहीं दिया हुआ है, हर चैप्टर का अपना एक मकसद है, इस मकसद को समझिए, ठीक है। अब ठीक है सर, तो यही 4 को चैप्टर हमको फिजिक्स से पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। अब क्या हुआ, फराडे साहब के दिमाग में, माइकल फराडे साहब के दिमाग में एक बात चौंका कि अगर विद्युत धारा चुंबकीय गुण उत्पन्न कर सकता है, तो क्या कोई चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है? उल्टा बात हो सकता है क्या? अरे ये क्या बात आपने सोचा? ये बात ऐसा था कि अगर कोई तार विद्युत धारा के अगर कोई विद्युत धारा अगर चुंबकीय गुण उत्पन्न कर सकता है, तो क्या कोई चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है? इसी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको चुंबक को समझना होगा कि चुंबक क्या है। तो हमारा अगला चैप्टर जो है उसका नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसको बोलते हैं चुंबकत्व। क्या बोलते हैं? चुंबकत्व। इंग्लिश से बोलेंगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म और मैटर, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है। अब आपने क्या बोला, अभी उस वैज्ञानिक ने, माइकल फैराडे साहब ने क्या सोचा था कि अगर कोई विद्युत धारा, अगर कोई वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है चुंबकीय फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को, तो क्या ये उल्टा संभव है? तो बिल्कुल, सबसे पहले चुंबक के बारे में पढ़ा, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत धारा को। तो इस कहानी को बोलते हैं, इस चैप्टर को समझने को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो हमने चुंबक के बारे में पढ़ लिया बच्चों। अब चुंबक के बाद जो ये कहानी है छठा चैप्टर का, वो कहता है हाँ बिल्कुल, कोई चुंबक जरूर उत्पन्न कर सकता है। किसको? विद्युत धारा को, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये जो फिजिक्स का लॉ है, इस चैप्टर ने बता दिया कि हाँ भाई, चुंबक भी विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकता है, जिस पर एसी जनरेटर बना है। कौन सा जनरेटर बना है? एसी जनरेटर, इसी सिद्धांत पे बना है। तो बउआ, इस चैप्टर का नाम है इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेट ने इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल करवाऊंगा, अभी आप बेसिक समझो, ठीक है। अब जब ये 6 चैप्टर बन गया, तो पता है भाई साहब क्या देखने को मिला कि जब ये विद्युत धारा जा रही थी, तो पहले तो बैटरी से सीधा धारा निकल रहा था, बट अब जो फराडे साहब ने एसी जनरेटर बनाया, और उससे जो धारा निकल रही है, वो सीधा धारा, जिसको दृष्ट धारा कहते हैं, वो नहीं निकल रहा है, बल्कि एक नया ही धारा बन रहा है, ऐसे वाला। मतलब 50 बार आगे 50 बार पीछे 1 सेकंड में। तो कहने का मतलब यह हुआ, इस धारा को उन्होंने नाम रखा कि भैया एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस। इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट, नहीं कहते अल्टरनेट क्लास चलेगा, आज चलेगा तो कल नहीं, कल चलेगा तो परसों नहीं, इसको अल्टरनेट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती। क्या कहते हैं बुआ? इसको प्रत्यावर्ती। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई साहब अगला चैप्टर का नाम क्या है, तो बोलिएगा कि देखिए भाई, ये जो सिद्धांत सर ने बताया ना, कि ये सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे जो धारा उत्पन्न हुआ, उस धारा का नाम था प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ठीक है। ये उत्पन्न हुआ ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो कहिएगा ठीक है सर, चैप्टर खत्म कीजिए, इतने फिजिक्स में पढ़ना था। भाई रुक जाओ, एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशन हुआ। क्या रिवोल्यूशन हुआ सर? जब ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो रहा था, तो ये अपने साथ साथ एनर्जी उत्पन्न कर रहा था। क्या उत्पन्न कर रहा था? एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार मोशन में आता था, एक बार स्लो हो जाता था, फिर मोशन में, फिर स्लो। ऐसा करने से ऊर्जा उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ऊर्जा। और ऊर्जा के प्रवाह को तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग, बेसिक वर्ड में, लूज वर्ड में। तो आप एक बात बताइए, तुमने इसको उत्पन्न कहां से किया था? विद्युत चुंबकीय से। इसी से ना ये उत्पन्न हुआ है, और उससे आप तरंग उत्पन्न हो रहा है। तो इस चैप्टर का नाम पड़ गया, 8वां चैप्टर का नाम वैद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा तरंग नाम पड़ गया बुआ? वैद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब बताइए, यही तरंग है जिसकी वजह से मैं माइक यूज कर रहा हूं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो एनसीईआरटी में हमें फर्स्ट पार्ट, जी हाँ, एनसीईआरटी के पहले पार्ट में हमें इतना ही चैप्टर पढ़ना था। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि ये एनसीईआरटी के 2 बुक होते हैं, तो एनसीईआरटी के पहले पार्ट में हमें इतना 1 से लेकर 8 चैप्टर तक पढ़ना था। तो आपको समझ में आया कि चैप्टर का निर्माण कैसे किया जाता है प्यारे बच्चों। सबसे पहला आवेश के बारे में सदिश रूप में पढ़िएगा तो पहला चैप्टर, अदिश रूप में पढ़िएगा दूसरा, अगर आवेश दौड़ गया तो तीसरा, दौड़ेगा तो अपने साथ चुंबकीय प्रभाव लाएगा चौथा, क्या उल्टा संभव है तो पहले चुंबक को पढ़ेंगे पांचवा, उल्टा संभव बिल्कुल है तो किस सिद्धांत पर है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे कौन सी धारा आई विद्युत धारा, अपने साथ क्या लाई ऊर्जा लाई, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं तरंग, क्योंकि ये किसकी वजह से आई है वैद्युत चुंबक, तो 8वां चैप्टर का नाम क्या हो गया वैद्युत चुंबकीय तरंग। आप सोच के देखिए, एक बंदा एक चैप्टर भी गड़बड़ा दिया पूरी की पूरी फिजिक्स ढह जाएगी। तो इसीलिए बच्चों, फिजिक्स का एक चैप्टर भी छोड़ा तो पूरा का पूरा आपका जो कैरियर है, जो पूरा फिजिक्स है, वो ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी। तो इसी के लिए फिजिक्स उसी को सताया है आज तक जो चैप्टर छोड़ा है। जो एक दिन भी क्लास मिस ना करे प्यारे बच्चों, वो बच्चा जिंदगी में कभी फिजिक्स से परेशान नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। अब सवाल है, एनसीईआरटी का पहला बुक हो गया, अब एनसीईआरटी का दूसरा बुक के बारे में बताइए। बिल्कुल प्यारे बच्चों बताता हूं। तो एनसीईआरटी का अब चालू होगा दूसरा बुक, एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट। अब सुनिएगा क्या हुआ, मैंने बोला कि तरंग होते हैं, तो बहुत प्रकार के तरंग होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, रेडियो तरंग, दृश्य प्रकाश, ये जो प्रकाश आ रहा है। तो जब ये प्रकाश आ रहा है तो इस प्रकाश के बारे में हमको जानना चाहिए, और इस प्रकाश के बारे में किसमें पता चला हमको, इससे ये जुड़ा हुआ चीज है। तो प्रकाश के बारे में जानना चाहिए, तो हमारा अगला चैप्टर का जो निर्माण हुआ उसको बोला गया चैप्टर नंबर 9। अब सवाल है, प्रकाश दो तरह से व्यवहार करता है, एक सीधी रेखा में व्यवहार करता है जिसको किरण कहते हैं, और एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, दो अलग अलग सिद्धांतों पर इसका इस्तेमाल हुआ है, इसका खोज हुआ है। न्यूटन और आइंस्टीन साहब बोलते थे कि प्रकाश कण है, और हाइजन साहब और मैक्सवेल साहब सब क्या बोलते हैं प्रकाश एक तरंग है। तो मामला यहाँ दो भागों में बट गया। इसीलिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 9 का नाम आया किरण प्रकाशिकी। तू है मेरी किरण प्रकाशिकी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा जिगर। हाँ, तो अब क्या है किरण प्रकाशिकी, किरण के बाद तरंग, तो इसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। प्रकाशिकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे वेव, किरण, ये लीजिए। ठीक है, तो किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश की, ये आप लोग 9वां क्लास में पढ़ लेते, 10वां क्लास में पढ़ लेते हैं, बट ये नहीं पढ़ते। तो ये हम लोग इंटर में पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज है, आराम से निकल जाओगे। ठीक है ना, पूरा फिजिक्स ही आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक कैसे निकल रहा है। अब 11वां, अब वैज्ञानिक की दुई प्रकृति, पदार्थ की दुई प्रकृति, तो इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ, पदार्थ की दुई प्रकृति, और इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन एंड मैटर। तो पदार्थ की दुई प्रकृति और विकिरण, और विकिरण। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए कि भैया ना वो किरण है ना वो प्रकाश है, बल्कि वो दोनों होते, किसमें पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक, अब सवाल है, जो 12वां चैप्टर कहता है, जो अगला चैप्टर है, वो कहता है प्रकाश निकलता कहाँ से है। तो हम कहते हैं प्रकाश कहाँ से निकलता है, तो सुनिएगा। तो कहता है कोई एटम होता है, उस एटम के बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग उसको एक्साइटेड करके बाहरी कक्षा में भेजते हैं ऊर्जा देकर, और जब ये वापस आता है तो उसी ऊर्जा को यह रिलीज कर देता है, उसी ऊर्जा को ये छोड़ देता है, और उसी ऊर्जा से प्रकाश आता है। तो बोला ये सब किसके अंदर हो रहा है, तो बोला ये सब एटम के अंदर हो रहा है, परमाणु के अंदर हो रहा है। तो बोला कि जाओ और परमाणु पढ़ो पहले। तो बोले आए, क्या पढ़ना चाहते हैं परमाणु, चलिए पढ़ लेंगे, क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। तो हम लोग अगला चैप्टर का नाम क्या पढ़ेंगे परमाणु, क्योंकि इसको जानेंगे तभी हम लोग प्रकाश के बारे में जान पाएंगे। और परमाणु कितना मजबूत है वह उसके नाभिक पर डिपेंड करता है। तो अगला चैप्टर का नाम आपको मजबूरी में क्या पढ़ना पड़ेगा, नाभिक, जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं। नाभिक हो गया। अब
तुम ये सब क्यों पढ़े थे? तो आपका जवाब आएगा, इसलिए पढ़े थे ताकि हम लोग तरंग के बारे में जान सके, क्योंकि तरंग से ही तो, प्रकाश तरंग का ही तो रूप है। तो आप बोलिएगा कि भाई साहब, इस दुनिया में कई तरह के तरंग घूम रहे हैं। जैसे आप सोच के देखिए, हमारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, पर उस नेटवर्क को हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है कि रूम में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन रेडियो तरंग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो रेडियो तरंग को पकड़ने के लिए अंटीना चाहिए। मोबाइल में नेटवर्क के लिए सेमी कंडक्टर लगाया जाता है, अर्धचालक लगाया जाता है। तो इस तरंग को पकड़ने के लिए अर्धचालक चाहिए, तो इसीलिए हमको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अर्धचालक। अच्छा, ये 13 बार बार लिखा गया ना, 13, ये 14 चैप्टर का नाम होगा अर्धचालक। इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब सवाल है आखिरी चैप्टर। तुम रेडियो तरंग को पकड़ लोगे मान लीजिए मोबाइल में, तो उससे तुम क्या करोगे? तो बतियाएंगे। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं। तो जब तुम बतियाओगे तो आप बताओ, क्या उसमें संचार व्यवस्था हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। वहां से नेटवर्क आया, तुम्हारे मोबाइल में आया, फिर यहाँ से वहां जाएगा, तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है। और किस चीज के लिए बनी हुई है? तो संचार के लिए बनी हुई है, बातचीत करने के लिए बनी हुई है। तो इसको बोलते हैं संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक। तो आपने देख लिया प्यारे बच्चों कि हमारे पास कुल कितने चैप्टर है। तो आपने देख लिया कि हमारे पास कुल एनसीईआरटी में, है ना, कुल हमारे पास एनसीईआरटी में 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 15। तो 15 के नाम मैंने आपको बता दिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये लीजिए, 15 के नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इस 15 के नाम में एनसीईआरटी में इतना चैप्टर आता है, एनसीईआरटी 2 में इतना चैप्टर आता है, और सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, शायद ये आप पहले बार इसको देख रहे होंगे। ये अच्छा, इस वजह से ये जुड़ा हुआ है, वरना कोई पागल थोड़ी ना कि एनसीईआरटी में बिना मतलब क्या है कोई भी चैप्टर डाल देगा। तो हर चैप्टर का अपना एक मकसद होता है। तो आई होप आज हम लोगों ने 12th खत्म कर लिया, कहानी खत्म। अरे सर, पढ़ाया कौन? अरे वैसे ही बता बोल रहा हूँ। तो इतने चैप्टर को पढ़ना है, एक भी चैप्टर मिस कीजिएगा बच्चों तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको ये पढ़ा दिया। कल से हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का बुक लेकर आप लोग बैठिएगा, और आपके साथ हम लोग चालू करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर चालू करेंगे। और कहिएगा सर बेसिक मैथ का क्या करेंगे? तो बेसिक मैथ का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहां से देख लीजिए। ऑलरेडी वो सारे लेक्चर्स बन गए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात अगले क्लास में। कोई अगर डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक, बहुत सारा हमारे साथ संचार की व्यवस्था, उससे आप जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर सभी को।